नमस्कार, मैं हूं शंकर यादव और आज हम एक ऐसे शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे जो पटना विश्वविद्यालय, जो कि देश भर के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में गिनती आता है, नालंदा विश्वविद्यालय प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, उनके डीन, उनके वीसी रह चुके हैं, सेवानिवृत्त हैं और भूगोल विभाग के अध्यक्ष रह चुके हैं। डॉक्टर प्रोफेसर रास बिहारी प्रसाद सिंह जी हमारे साथ हैं और नदियों को लेकर के काफ़ी चिंतित है। लगातार अखबारों में इनके आलेख आते हैं और अभी सेवानिवृत्त होने के बाद भी वो लगातार इस मंथन पर है कि किस तरह से जल, जंगल, ज़मीन और भूमि यानी कि सॉइल, मिट्टी किस तरह से बचे। ये इनका हमेशा चिंतन रहता है, जिसको लेकर के कई बार अखबारों के माध्यम से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो सर, सबसे पहले तो नव वर्ष की शुभकामना और आपको आपके दर्शकों को भी जी, आपके स्वास्थ्य के लिए हम कामना करते हैं कि आप दीर्घायु हों और आप इस तरह से हमेशा काम करें। सर, ये बताइए कि अभी जो जिस तरह से हम लोग विकास कर रहे हैं, विकास की स्थिति में नदियों की जो स्थिति है, आप लगातार 40-50 वर्षों काम किए हैं, आप प्रोफेसर रह करके आपने यूनिवर्सिटी में काम किया है और कई रिसर्च किया है, तो क्या आप पा रहे हैं कि पहले की तुलना में जो अब विकास हो रही है, लगातार जो जनसंख्या बढ़ रही है, तो नदी का क्या हालत है? देखिए, सभी नदियाँ प्राय, चाहे वो सतत नदियाँ हों यानी हिमालय बर्फीली निकलने वाली नदियाँ या पठारी नदियाँ, सबों की दुर्गति हो रही है। विकास ये अंधा विकास है। इस विकास में सिर्फ मनुष्य को ही केंद्र में रखा गया है, हमारे हित की बात हो रही है। इस विकास में जैविक विविधता, नदियों की अपनी धारा, अपनी दुनिया, जंगलों की अपनी विशेषताएं, पहाड़ों की खुशबू, ये सब हमारे कार्यों से, जो अभी कार्य हो रहे हैं, उससे बड़ा प्रभावित हो रहा है, प्रतिकूल प्रभावित हो रहा है। खासकर मैं नदी के विषय में आपको कहूँ तो देखिए, अभी एक विकास का ऐसा दौर है, महानगर बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, सभी घर द्वार इतने बन रहे हैं जिसमें कि नदी के बालू का बड़ा महत्व है। आधुनिक तकनीक से जो मकान बन रहे हैं उसमें बालू चाहिए या नदी का मलबा चाहिए, गाद जिसको हम कहते हैं बहुत जगह। तो ये निकालने का काम हिंदुस्तान की प्राय सभी नदियों में चल रहा है, लार्ज स्केल पे, क्योंकि करोड़ों मकान बन रहे हैं, करोड़ों डैम बन रहे, हजारों डैम बन रहे हैं, नदियों की धारा तक मोड़ने का काम हो रहा है, नहर निकाल दिया जा रहा है। तो नदी एक जीवंत है, लिविंग सिस्टम है, नदी एक लिविंग सिस्टम है और उस पे इतना प्रहार हो रहा है। जल को काट के इधर निकाल दिया, उसकी खुदाई कर रहे हैं, जहाँ उसका स्रोत है वो देवतुल्य जगह है, वहाँ पर खनन हो रहा है, पहाड़ के जंगल काटे जा रहे हैं। परिणाम क्या? उस खनन का सबसे, और जो प्रदूषण है, एयर आदि छोड़िए, खनन जो होता है इतना अंधाधुंध है कि स्रोत क्षेत्र में ही मलबा नदी में आ जाता है। मलबा आया तो नदी में बहुत गाद जमा हो गया और उसको ये निकालते हैं, लेकिन सब निकाल भी नहीं पाते हैं, कुछ निकालते हैं। लेकिन बड़ी समस्या यह है कि नदी में अब वो जल लंबे समय तक नहीं रह पाता है। क्यों नहीं रह पा रहा? इसलिए कि मलबे जो निकाल दिया गाद, सो वो रास्ता निकाल कर तेजी से बाढ़ आती है और बह के चली गई मलबा के साथ। अच्छा, जब तक पानी रिटेन नहीं होगा तो ग्राउंड वाटर लेवल रिसाइकिल नहीं होगा। नदियों की ये विशेषता है कि वो पानी को रोकता था, धीरे धीरे जा रहा है। आप देखिए, पहले का बाढ़ जो आता था उसकी तो मधुबनी आदि में पहले से लोग तैयारी करते थे, अब बाढ़ आएगा और कोई कष्ट नहीं था, बाढ़ जाएगा, खुशहाली आएगा, फसल बढ़िया आएगा। आज वो बात नहीं है, बाढ़ की अनिश्चितता हो गई है। मानसून निश्चित हुआ, बाढ़ की निश्चित, और अब बाढ़ का वो लंबा अवधि नहीं होता है। शॉर्ट पीरियड मोर डिजास्टर्स, छोटे से लघु काल में अधिक विनाशकारी बाढ़ आ रहा है। परिणाम है कि ग्राउंड वाटर खत्म हो गया। नदी को तो आप देखिए, गर्मी के दिन में वो पैदल चलने लायक रह जाता है और लगता है, हमको तो दया आती है कि मैं अपने घर की तरफ जाता हूँ, क्यूल नदी आदि को, कोई लगता है कि स्केल्टन, नरकंकाल पड़ा हुआ है, ना हरियाली है ना पानी है, सारे अच्छे बालू निकाल लिए, मिट्टी निकल आई है, इस रन ऑफ तेज हो गया, पानी भाग गया। नदी तो समझ में ही नहीं आता कि नदी है या नाला है। नाला है, बिल्कुल नाला हो गया है। बहुत सारी नदियाँ में गंगा नदी है, अभी आपका आलेख भी छपा है,
जो इसमें दिया गया कि बैक्टीरिया बढ़ रहा है, एक समय हानिकारक बैक्टीरिया, हानिकारक बैक्टीरिया एक समय हुआ करता था जब लोग गांव में से लोग आते थे, स्नान करते थे या गंगा जल ले जाते थे, पीते थे, 1 साल तक भी रखते हैं, एक भी उसमें विनाशकारी बैक्टीरिया नहीं होता। कारण क्या हो रहा है, क्यों नहीं इसका रखरखाव? इसका देखिए सबसे बड़ा कारण है गंगा नदी के विनाश का, कि गंगा नदी के किनारे जो शहर बने हैं, मिलियन सिटी, लाखों के बड़े बड़े शहर अब हो गए। पहले छोटे शहर थे, बड़े शहर हो गए, और शहर की जनसंख्या और शहर की संरचना में जो वृद्धि हुई है उसके अनुरूप उसके प्रोपोर्शन में उनके मलबे का निस्तारण या उसको प्रोसेसिंग, ट्रीटमेंट प्लांट आदि कहीं कुछ नहीं बना। मैं पटना की बात कह रहा हूँ, आप रिकॉर्ड में देखिए 8 या 9 ट्रीटमेंट प्लांट है। मेरे हिसाब से एक प्लांट भी ठीक से नहीं काम कर रहा है, तो सारे मलबे तो वहीं जा रहे हैं। तो ये गंदे मलबे जो गए, इसके जो माइक्रोन्स होते हैं वो इतने हानिकारक होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु, जो कि समुद्र के लाभकारी जीवाणुओं को विनष्ट कर देता है। अब मलबा देखिए प्रॉब्लम क्या है, नदी से गाद निकाले, गाद जब निकालते हैं तो गाद फैलता है नदी में, मतलब उसका कुछ अंश है या मिट्टी, पानी गंदा हुआ, और वही पानी पी लेता है मछलियाँ, और वही पानी उसके नाक से अंदर चला जाता है। गंगा नदी कभी हिल्सा मछली के लिए प्रसिद्ध था। मैंने उपराष्ट्रपति महोदय को यहाँ पटना बुलाया था, पटना विश्वविद्यालय में, तो उन्होंने उनके कार्यालय पूछा कोई विशेष भोजन कहा जाए तो हम तैयार कराएं। कहा कि महामहिम चाहते हैं कि गंगा नदी का हिल्सा मछली अगर मिले। अच्छा। उसके लिए हमको कितना कष्ट हुआ, आदमी को भेजना पड़ा उस पार में, और बहाजीपुर के कुछ मछुआरों ने हिल्सा मछली ला के दिया। तो ये अकाल, जबकि भरा हुआ रहता था हिल्सा नदी। ये पश्चिम बंगाल में हुगली कहलाता है। जी हुगली, वहाँ हिल्सा का अभी भी है। नहीं, इसलिए हिल्सा वहाँ है कि देखिए फरक्का बांध है, पानी और गाद को बहुत रोकता है, जो बिहार को हानि कर रहा है, और वहाँ साफ पानी लेटर भी चला गया, तो इसलिए वहाँ पर हिल्सा जीवित है। और वहाँ जो बंगाल का मैदान है, वर्षा की पानी भी उसमें जाती है, वो स्वच्छ जल होता है थोड़ा बहुत, तो इसीलिए जैसे ही फरक्का टपें धीरे धीरे हिल्सा कंजर्वेशन शुरू होता है। सर, गंगा हमने देखा है कि हुगली जिसको कहा जा रहा है, कोलकाता महानगर है, तो वहाँ जैसे हम लोग गंगा नदी अगर मान लीजिए अगर ये दक्षिण की ओर जा रही है, उत्तर की ओर जा रही बहाव है, तो वहाँ 2 धारा में बढ़ती है। कुछ समय उसका चेंजिंग हो जाता है और शहर के अंदर निकलता है। उसका क्या कारण है कि वो ये भूविज्ञान का नियम है, लॉ ऑफ द जियोमॉर्फोलॉजी में, कि नदी जब अति समतल मैदान में उतर जाएगी, यहाँ क्या धार है, ग्रेडियंट ये है अभी कटिहार से लेकर उधर मालदा आदि तरफ में ज़मीन की ढाल प्रति किलोमीटर 5 सेंटीमीटर। तो वहाँ से पता 1 किलोमीटर दूरी जाइए तो 5 सेंटीमीटर कहीं ऊंचा निकलेगा, लेकिन तो पता ही नहीं चलेगा। देयरफॉर इट इज़ वन ऑफ द फ्लैटेस्ट प्लेन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के अति समतल मैदानों में गंगा का मैदान आता है। तो नदी जब पूरी पानी को लेकर मैदान के अंतिम छोर तक पहुँचे, उसकी कैरिंग कैपेसिटी घट जाती है, अपने साथ वो नहीं ले जा पाता है, परिणाम को फैलने लगता है। उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं ज्योग्राफी में, मैं लॉ, और वो सबका लक्ष्य है बे ऑफ बंगाल जाना। लेकिन आप अगर बलि दीजिए, जैसे कई बकरे खड़े हैं, देखिए वो एक बलि देख लिया तो भागने की कोशिश करता है, नदी का भी यही हाल है, वो इधर उधर भागने की कोशिश करता है। उसी में 2 बड़ी धाराएं बन गई, 2 बड़ी, और फिर तो डेल्टा बन गया, बहुत सारी धाराएं हो गई, बहुत सारी धाराएं हो गई। लेकिन हुगली की धारा सबसे प्रमुख इसलिए है कि इसमें थोड़ा ढाल कायम रहता है, और दामोदर से बहुत अच्छी पानी इसमें आती रहती है, इसलिए एबुल है, और अपने किनारे ये मलबा को जमा करती है, वो निकालने का काम नहीं। तो गाद नहीं है, नहीं है, तो इसीलिए हम गाद नहीं, तो वो चलते रहता है, पानी भी रहता है, तो ग्राउंड वाटर को भी मेंटेन कर रहा है, गाद भी नहीं है। जैसे ही उसमें कॉर्पोरेट सेक्टर का नज़र पड़ेगा, सब मछली खींचो निकालो ये वो, तो फिर उसकी भी दुर्गति हो जाएगी। लेकिन वैसे बता दें, हुगली के जल के पीने से भी वाटर बॉर्न डिजीज बहुत होता है कलकत्ता और महानगरी क्षेत्र में। नदी से जुड़ी हुई बीमारियां, पानी से जुड़ी बीमारियां, इसका कारण यही है कि हम एग्जैक्ट डाटा तो नहीं दे सकते, है मेरे पास, लेकिन प्रति लीटर पानी एक हानिकारक सूक्ष्माणु है, सूक्ष्म जी, जो प्रति लीटर
20 या 22 लाख की मात्रा में रहता है। तो आप समझ सकते हैं। तो जो शहर की जो गंदगी है सर, हाँ, कल कारखाना को, उसको नदी में डायरेक्ट क्यों गिराया जाए? उसका कोई अलग नहीं, बिल्कुल देखिए पॉलिसी इस पर नीति भी बन गई है कि वेस्ट वाटर, वेस्ट सॉलिड, वेस्ट गैस का अलग अलग ट्रीटमेंट हो। ट्रीटमेंट रिसाइकिल कीजिए। सेटेलाइट में जाता है, देखिए लोग चांद तक या रास्ते में रुकते हैं तो कितना पानी ले जाए, कुछ नहीं, वो अपना टॉयलेट का पानी, यूरिन का पानी वहाँ रिसाइकिल होता है और वही पीता है, उसी से स्नान करता है, वही पानी पीता स्नान करता है। तो ये हमको सीखने की ज़रूरत है, या जानते हैं हम लेकिन हम अडॉप्ट नहीं करते हैं कि सारे चीज़ों का रिसाइकलिंग होगा। तो ये जितने हैं, जो गैस है, गैस को रिसाइकिल कीजिएगा तो उससे अलग अलग गैस सेपरेट होगा और वो गैस डिफरेंट चीज़ों के उपयोग में आता है। इसी प्रकार से जल को जब आप निकालेंगे गंदगी से तो गंदगी ठोस मलबा के रूप में थोड़ा ही होगा लेकिन बदल हो जाएगा और स्वच्छ जल चलते रहेगा। सर नॉर्थ बिहार का इलाका, लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि किसी गंगा बचाओ अभियान या बहुत सारे चले हमारे यहाँ, कमलापति त्रिपाठी जी अध्यक्ष बने कमेटी के, लेकिन जब तक कि सरकार का कठोर नियंत्रण नहीं होगा, लॉ बना है, इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं है। परिणाम ये पटना, आई एम गिविंग एग्जाम्पल पटना का, चाहते हैं मुख्यमंत्री रुके, सब चाहते हैं, लेकिन छठ पर्व आएगा, कार्तिक पूर्णिमा आएगा, लाखों की संख्या में लोग आता है, आप कितने को पकड़ेंगे? कितने स्नान करता है गंगा माँ की पूजा के नाम पर, इतने पत्ता, फूल, चावल, वो जिसको अक्षत कहते हैं हम लोग, या ये सब, और साथ साथ उनके पैरों से जो कीचड़ उछलता है वो सब गंगा में समा जाता है। वो पानी को इतना पॉल्यूट करता है कि उसके डॉल्फिन और हिल्सा जैसे जीव विनष्ट होते जा रहे हैं कि सहायक नदियाँ, तो सहायक नदियों में जो भी गंदगी या फिर गाद जा रहा हो तो कहीं ना कहीं गंगा को भी तो नुकसान तो हो रहा है। बिल्कुल वो भी आ रहा है और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। सहायक नदियों को बड़ी आसानी से लोग कैप्चर कर लेते हैं क्योंकि उसमें पानी कम रहता है। गर्मी जैसे आया और घट गया तो किनारे में बस गए और सारा गाय मवेशी या जो भी है उसका सब कचरा और गंदी, उसे खाना बनाने का गंदगी, प्लास्टिक की गंदगी, प्लास्टिक तो इतना, प्लास्टिक और शीशा, लीड, ये गंगा नदी में या जितनी भी बिहार की खासकर नदियां हैं यूपी की, सब में बड़ी मात्रा में पाई जा रही है। कहाँ से आया ये? ऊपर से भी और नीचे से, यहाँ भी आया लेकिन ऊपर से भी। और देखिए सहायक नदियाँ, उसकी ढाल अधिक होती है तो पानी जल्दी से चलता है, तो खाली एरिया जल्दी निकल गया। सर लोगों को लास्ट में सर लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि क्या नदियों की? नहीं, हम तो लोगों से कहना चाहेंगे हर नदी देवी तुल्य है। हर नदी ने मानव जीवन रेखा को बनाया है अपने अपने क्षेत्रों में। हर नदी विरासत है, हर नदी जीवंत है। हम मानव उसके विनाश के कारण ना बने, चाहे आप पढ़े लिखे हों, नहीं पढ़े लिखे हों। जैसे आदिवासी अपनी परंपराओं को सम्मान देते हैं, हम मैदानी लोग, हम गैर जनजातीय लोग नदी को उतना ही सम्मान दें। पूर्व के ऋषि मुनियों ने, मनुष्य ने नदी को बड़ा सम्मान दिया, तभी तो वो आज पूजनीय है। तो उसी परंपरा को जीवंत करें, नदी आपको जीवंत करेगा और एक खुशहाल विकसित जीवन बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। हमारे साथ प्रोफेसर साहब थे जो कि बता रहे थे कि किस तरह से जो अगर नदियाँ, जल अगर नहीं है तो जीवन ही नहीं है। तो नदियों को अगर संरक्षण करने के लिए अगर हर लोग अगर कसम नहीं ले तो आइए हम लोग एक नए साल में एक प्रण लेते हैं कि नदियों को कम से कम जीवंत करेंगे, नदियों का संरक्षण करेंगे, नदियों की सुरक्षा करेंगे और नदियों को कम से कम गंदगी से बचाएंगे। और कोशिश यही रहेगा कि अगर हर व्यक्ति अगर ये ठान ले, क्योंकि जो जल है वो कहीं फैक्ट्री में निर्माण नहीं होता है, वो जो जल मिला है प्रकृति से उसे ही बचाना है।